सुप्रभातम। आज मैं संधि प्रकरण प्रारंभ करने जा रहा हूँ। संधि यूफोनिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। संधि कहते हैं संहिता रहने पर जब दो स्वर या दो व्यंजन या दो स्वर व्यंजन या विसर्ग स्वर या व्यंजन मिलकर एक तृतीय विकृत रूप धारण करते हैं, तब उसे संधि कहते हैं। संधि दो वर्णों की संधि होती है। उन दो वर्णों में यदि दोनों स्वर रह सकता है, दोनों व्यंजन रह सकता है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन रह सकता है, और पहले विसर्ग या बाद में स्वर या व्यंजन में से कोई रह सकता है। तो यही संधि में इन्हीं वर्णों की संधि होती है कि संहिता रहने पर जब दो स्वर या दो व्यंजन या दो स्वर व्यंजन या विसर्ग स्वर या व्यंजन मिलकर एक तृतीय विकृत रूप धारण करते हैं। विकृत रूप यानी दोनों वर्णों के मिलने से विकार हो जाता है, कुछ अन्य वर्ण हो जाता है, उसी को संधि कहते हैं। इस संधि में कहीं दोनों वर्णों की जगह एक तीसरा वर्ण हो जाता है। जिन दो वर्णों की संधि होती है, संधि जो होती है वर्णों की, पहले शब्द के अंत में जो वर्ण है उसकी और दूसरे शब्द के प्रारंभ में जो वर्ण है उसकी, इसी दोनों वर्णों की संधि होती है। जैसे गिरि जोर इंद्र, इसमें गिरि के अंत में ह्रस्व ई वर्ण है और इंद्र के प्रारंभ में ई है, यही ह्रस्व ई और ह्रस्व ई की संधि होगी। यही गिरि जोर इंद्र, यहाँ गिरिंद्र हुआ, यहाँ ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई हो गया। यही तीसरा वर्ण हो गया। दो वर्णों के मेल से एक तीसरा वर्ण बन गया। तत्जोर शिवः, यहाँ प्रथम शब्द के अंत में त है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में श है। तो ये त और श मिलकर तत्शिवः में त और श मिलकर छ संयुक्त यह रूप हो जाता है। तो यहाँ दोनों वर्णों में परिवर्तन हुआ। दोनों वर्ण मिलकर एक तीसरा नया रूप धारण कर लिया। और कहीं दोनों में से एक के स्थान में दूसरा वर्ण हो जाता है। जैसे इति जोर आदि, इसमें इति के अंत में ई है और आदि के प्रारंभ में आ है, इसी ई और आ की संधि होगी। तो यहाँ ई के स्थान पर य हो गया है और दूसरे वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इति जोर आदि इत्यादि, यहाँ ई और आ मिलकर या हुआ। ऐसे ही जगत जोर ईशः, जगदीशः, इसमें प्रथम शब्द के अंत में त है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में दीर्घ ई है। तो यहाँ पहले वर्ण में परिवर्तन हुआ, यह त के स्थान पर द हुआ और द के साथ ई मिल गया, जगदीशः। यहाँ त और ई मिलकर दी हो गया है। इस प्रकार अब संधि के मुख्य तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, जब दो स्वर वर्ण मिलकर एक तृतीय विकृत रूप धारण करते हैं, तब उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वर वर्ण, यानी जिन दो वर्णों की संधि होती है, जैसे यहाँ रमा जोर ईशः में रमा के अंत में आ है और ईशः के प्रारंभ में ई है, यहाँ पर इसी आ और ई की संधि होती है। तो आ और ई मिलकर ये हो गया। तो जिन दो वर्णों की संधि होती है वह दोनों यदि स्वर है तो वह स्वर संधि है। जब दो स्वर वर्ण मिलकर एक तृतीय विकृत रूप धारण करते हैं, तब उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ रमा जोर ईशः में आ और ई दोनों स्वर वर्ण ही है, यह स्वर संधि है। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद हैं: दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा दी गई है सूत्र के रूप में: अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात अक अर्थात अ ई उ री लृ, इतने को अक कहते हैं। यह माहेश्वर सूत्र के आधार पर होता है। अक अर्थात अ ई उ री लृ के बाद सवर्ण अच, सवर्ण यानी समान वर्ण का, अर्थात अवर्ण के बाद अ हो, ई के बाद ई, उ के बाद उ और री लृ के बाद रे लृ हो, यही सवर्ण हुआ, यानी समान वर्ण का अच। अच अर्थात स्वर हो। अक अर्थात अ ई उ री लृ के बाद सवर्ण अर्थात समान वर्ण का अच अर्थात स्वर हो, तो दोनों की जगह दीर्घ हो जाता है।
या इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, या यूँ समझिए कि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ हो तो दोनों मिलकर आ हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई हो तो दोनों मिलकर दीर्घ ई हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ऊ हो तो दोनों मिलकर दीर्घ ऊ हो जाता है। तथा री री लड़ी के बाद री री या लड़ी हो तो दोनों मिलकर री हो जाता है। जैसे अ या आ के बाद अ या आ हो तो दोनों के मिलने से आ होता है। अर्थात प्रथम शब्द के अंत में अ हो या आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अ हो या आ हो तो दोनों के मिलने से आ होता है। इसकी मात्रा व्यंजन वर्ण के साथ इस प्रकार खरी लकीर लगती है। जैसे मोर जोर अरिह, तो मोर के अंत में अ और अरिह के प्रारंभ में अ, ये दोनों अ मिलकर आ हो गया तो हो गया मुरा रेह। इसी प्रकार देव जोर आलयः, देव के अंत में अ और आलयः के प्रारंभ में आ, यह अ और आ मिलकर भी आ होता है तो देवालयः। विद्या जोर अर्थी, विद्या के अंत में आ और अर्थी के प्रारंभ में अ, तो अ मिलकर भी आ और अ के मिलने से भी आ होता है तो यह विद्या जोर अर्थी विद्यार्थी। ऐसे ही विद्या जोर आलयः, विद्या के अंत में आ, आलयः के प्रारंभ में आ, तो यह आ के मिलने से आ और आ के मिलने से भी आ होता है, यह विद्यालय हुआ। इसी प्रकार ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई हो तो दोनों के मिलने से दीर्घ ई हो जाता है। इसकी मात्रा व्यंजन वर्ण के साथ आगे इस प्रकार लगती है। जैसे मुनि जोड़ इंद्रः, मुनि के अंत में ई है और इंद्र के प्रारंभ में ई, दोनों ह्रस्व ई है, दोनों ह्रस्व ई के मिलने से भी दीर्घ ई होता है तो यहाँ यह दीर्घ ई हो गया मुनि इंद्रः। इसको यदि विच्छेद करेंगे तो यहाँ मुनि शब्द ह्रस्व इकारांत होता है तो ऐसे लिखेंगे मुनि, ऐसे लिखेंगे इंद्र, और जब इसकी संधि होगी तो नौ में यह दीर्घिकार हो जाएगा क्योंकि ह्रस्वी और ह्रस्वी के मिलने से भी दीर्घी होता है। ऐसे ही कपि जोर ईसह, कपि के अंत में ह्रस्वी और ईसह के प्रारंभ में दीर्घी, तो ह्रस्वी और दीर्घी, ह्रस्वी और दीर्घी के मिलने से भी दीर्घी होता है तो यह हुआ कपीसह। प में दीर्घी लग गया, कपीसह दीर्घी की मात्रा लगी यहाँ। इसका यदि विच्छेद करेंगे तो कपि में ह्रस्वी की मात्रा लगाएंगे क्योंकि कपि ह्रस्वी कारांत शब्द है और ईसह में ई दीर्घ ई से होता है। ऐसे ही मही जोड़ इंद्रः, मही इसके अंत में दीर्घ ई है और इंद्र के प्रारंभ में ह्रस्व ई है, वो दीर्घ ई और ह्रस्व ई के मिलने से भी दीर्घ ई होता है तो यह दीर्घ ई हुआ महींद्रः। इसका यदि विच्छेद करेंगे तो यहाँ मही में दीर्घ इकार ही रहेगा क्योंकि मही दीर्घ इकारांत शब्द है। फिर नदी जोड़ ईसह, नदी के अंत में दीर्घ ई, ईसह के प्रारंभ में दीर्घ ई और दीर्घ ई के मिलने से दीर्घ ई और दीर्घ ई के मिलने से भी दीर्घ ई होता है तो फिर यह हो गया नदी सह, द में दीर्घ ई की मात्रा। इसका यदि विच्छेद करेंगे तो नदी को भी दीर्घ इकारांत ही लिखेंगे क्योंकि नदी दीर्घ इकारांत शब्द है तो नदी सा ऐसे लिखा जाएगा, नदी जोड़ ईसा, और इसकी संधि में भी यह द दीर्घिकार ही रहेगा। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि इंद्र शब्द ह्रस्व ई का ई से प्रारंभ होता है, इसमें ह्रस्व ई होता है, और ईश या ईश्वर शब्द रहता है वह दीर्घ ई से प्रारंभ होता है, उसमें दीर्घ ई रहता है। ऐसे ही ह्रस्व उ और दीर्घ उ के बाद यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ हो तो दोनों के मिलने से दीर्घ उ होता है। इसकी मात्रा व्यंजन वर्ण के साथ नीचे इस प्रकार लगती है। जैसे भानु जोर उदयः, भानु के अंत में ह्रस्व उ, उदयः के प्रारंभ में ह्रस्व उ, या ह्रस्व उ और ह्रस्व उ के मिलने से ह्रस्व उ और ह्रस्व उ के मिलने से दीर्घ उ हो जाता है। इसकी मात्रा इस प्रकार लगती है अंत में तो यह 9 में इस प्रकार दीर्घ उ की मात्रा लगी। भानु जोर उदयः भानुदयः। लघु जोर ऊर्मी, लघु के अंत में ह्रस्व उ, ऊर्मी के प्रारंभ में दीर्घ उ, तो ह्रस्व उ और दीर्घ उ के मिलने से भी ह्रस्व उ और दीर्घ उ के मिलने से भी दीर्घ उ होता है तो यह हो गया
लघूर्मी घ में दीर्घ ऊ की मात्रा। फिर इसका जब विच्छेद करेंगे तो इसको लघु को ह्रस्व उकारांत लिखेंगे क्योंकि यह ह्रस्व उकारांत होता है। चमू जोर उत्साह, चमू यहाँ दीर्घ ऊ है और यहाँ ह्रस्व ऊ है, तो दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ के मिलने से भी दीर्घ ऊ होता है। तो यहाँ चमुत्साह ऊ और यह ऊ मिलकर दीर्घ ऊ हुआ चमुत्साह। फिर इसका विच्छेद करेंगे तो चमू में दीर्घ ऊ की मात्रा ही रहेगी क्योंकि चमू शब्द दीर्घ उकारांत होता है। ऐसे ही वधू जोर ऊहनम, वधू में दीर्घ ऊ और ऊहनम में ऊ दीर्घ ऊ है। यहाँ दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ के मिलने से, दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ के मिलने से भी दीर्घ ऊ होता है, तो यह वधूहनम हुआ। यहाँ भी दीर्घ ऊ की मात्रा ही इसमें लगी। इसका विच्छेद यदि करेंगे तो यहाँ भी दीर्घ उकार ही होगा क्योंकि वधू दीर्घ उकारांत शब्द होता है। ऐसे ही री के बाद री हो तो दीर्घ री हो जाता है। इसकी मात्रा व्यंजन वर्ण के साथ नीचे इस बार 2 बार घुमाकर लगती है। यहाँ अब जैसे मातृजोर ऋणम, मातृजोर ऋणम, री यहाँ अंत में री है और यह री है, री री दोनों के मिलने से यह दीर्घ री हो गया। तो दीर्घ की मात्रा तो हमें इस प्रकार लगी मातृणम, और इसका जब विच्छेद करते हैं तो मातृ में ह्रस्वरी की मात्रा ऐसे लगती है। ऐसे ही पितृजोरणम, यहाँ ह्रस्वरी के मिलने से यह दीर्घ री इस प्रकार हो गया पितृणम, और इसका जब विच्छेद करेंगे तो पितृ में ह्रस्वरी की मात्रा इस प्रकार लगेगी पितृजोरणम पितृणम। इस प्रकार स्वर संधि में ये अकः सवर्णे दीर्घ का यानी दीर्घ स्वर संधि पूर्ण हुआ।